हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर एनालिसिस के अगस्त के महीने के पार्ट 1 को। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने जून और जुलाई के करंट अफेयर एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो सारे वीडियोस को जाके देखें और उसे एंजॉय करें और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने रिविजन करते रहें। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर जो राइट साइड में आई आइकन है वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं उस वीडियोस के लिंक में। इसके अलावा शाम के टाइम में जो सेकंड हाफ होता है वहां पे मैंने करंट अफेयर्स के एमसीक्यू एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसका मैंने जून मंथ कंप्लीट कर लिया है। और जिस तरह से आज अगस्त स्टार्ट हुई है तो जुलाई मंथ भी आज शाम से स्टार्ट हो रही है। तो आप वो सारे वीडियोस को देखें और एंजॉय करें, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहें। आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी भी है। तो बढ़ते हैं हमारे, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला आज का पहला मैप का क्वेश्चन होगा, identify the state which has adopted Miyawaki method of afforestation to grow urban forests। तो ये कहाँ पे क्या है, ये हम अब देख लेते हैं। और ये जो भी मैं मैप क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा, ये जरूर ये मतलब किसी न किसी करंट अफेयर टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट करें और मैप करने के बाद और आप एक मैप का पतली सी कॉपी भी बना लें जहाँ पे सारे नोट्स को एक साथ इकट्ठे करके रखें ताकि रिवीजन करने में आप लोग को सुविधा हो। तो ये जो मियावाकी मेथड है ना, जापानीज जो यूज किया है, ये एक जापानीज है। एक मतलब मतलब तरीका है जो एफॉरेस्टेशन के लिए यूज करते थे वो जापानीज लोग। तो उनको वही टेक्निक को हमारे इंडिया में भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है इस टेक्निक को यूज करने, ताकि हम लोग एफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, एफॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा, और इसी से हम लोग ग्रीन कवर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टेट वाइज जो कर रहे हैं, वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया जिसका नाम है मियावाकी, जो कि एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। और इसको जो नाम दिया गया है वो है तेलंगाना कुहरिता हराम, सॉरी तेलंगाना कुहरिता हराम। और ये इसको TKHH से भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ये क्या था। तो ये जो मियावाकी मेथड है रिस्टोरिंग मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लेके, ये इस साइकिल में घूमती है। ठीक है, ये हमारे लिए अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए मैप है कि किस जगह में ये बिलोंग कर रही है, तेलंगाना में। तो ये हो गया तेलंगाना स्टेट। और ये किस ईयर में बनाया गया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। उसके अलावा कौन कौन से स्टेट इससे जुड़ते हैं ये देख लेते हैं। इस साइड हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा इससे थोड़ी सी भी उड़ीसा भी जुड़ती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक पे, जो कि उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि कंटेंट्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले जा रहे हैं। ये 15 टॉपिक आज होंगे। धीरे धीरे हमें अपने टॉपिक्स को इंक्रीज करना होगा, इसलिए मैं आपसे 15 से 20 टॉपिक्स को लेके आऊंगा करूंगा, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द हम आपको कंप्लीट करवा पाए, ताकि आपको और रिवीजन करने का, जितना बार रिवीजन कर पाएंगे इस वीडियोस के कंप्लीट होने के बाद, उतना बेहतर होगा आपके लिए। कोशिश किया करिए जब भी फ्री टाइम हो, अगर एक बार आप देख चुके हैं तो उसको अगर आप वीडियो सिर्फ कान में डाल के भी अगर रख ले रहे हैं या उसे डाउनलोड भी करके रख ले रहे हैं और सुनते रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जाते रहेगा। तो एज अ पार्ट टाइम इस कोरोना लॉकडाउन के टाइम में भी आप ये सब एज अ फ्री टाइम में भी अगर यदि करते रहेंगे तो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। तो पहला टॉपिक जैसा कंटेंट के हिसाब से वो राजस्थान प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग बिल 2019। तो इसे हम ये एज अ स्टेट के कंसेप्ट से है, मैंने स्टेट के ऊपर है, तो इसलिए स्टेट से न्यूज में हम लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूज में इसलिए था क्योंकि राजस्थान ने ये एंटी लिंचिंग बिल पास कर दिया है। ये एक्चुअली है क्या, ये जो लिंचिंग बिल है ये बहुत ये कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कॉम्पाउंडेबल होगा। कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट का, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। बेलेबल बेल नहीं होगा जल्द ही। और उसके बाद नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, पनिशबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 5 लाख। तो ये सब चीज इस बिल में रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि मतलब इस बिल का आखिर में डेफिनेशन क्या हुआ। ये मॉब, मॉब किसको कहते हैं, मॉब लिंचिंग जो हम लोग को यहाँ पे दिया गया लिंचिंग, तो मॉब मतलब हुआ बिल डिफाइंस द मॉब एज अ ग्रुप ऑफ या दो से ज्यादा लोग, उसको कहते हैं मॉब। मोबल मतलब दो या दो से भीड़ हो गए, उनको कहते हैं मॉब। और लिंचिंग का मतलब हुआ उसी जगह में, मतलब या तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, मतलब इन सब बेसिस पे अगर आप किसी के ऊपर वायलेंस कर रहे हैं,
अच्छा किसी एक या दो जन को इकट्ठे करके, तो उसको कहते हैं लिंचिंग। और आप लोग ग्रुप कितना बना लिए, दो या दो से ज्यादा का ग्रुप बना के किसी एक या दो निहत्थे पे आप अगर उसे भीड़ में लाके अगर कुछ ये सारे रीजन के बेसिस पे अगर आप उस पे अत्याचार कर रहे हैं या मार रहे हैं तो उसको लिंचिंग कहा जाएगा। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट और फाइन क्या होगा इसमें, तो इसमें बोला जा रहा है कि जेल होगा मैक्स 10 साल तक का, उसके साथ 25,000 से 3 लाख तक का फाइन भी होगा। उसके अलावा अगर विक्टिम जो है सफर कर रहा है सिंपल इंजरीज और तो उसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट होगा 7 साल तक का, और फाइन हो सकता है 1 लाख तक का। ठीक है। उसके अलावा अगर जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी मतलब जो इसके पीछे अपना जो इसके पीछे मेन जिनका हाथ होता है ना, जो ये उकसा देते हैं भीड़ को और भीड़ फिर चले जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ इस बिल में रखा गया है कि जो कॉन्स्पिरेसी करेंगे उनके लिए होगा कि इस तरह से हो जैसे उनके लिए भी जो लिंचिंग कर रहे हैं उनका भी इस बिल में ऑफेंस के नाम पे रखा गया है। ठीक है। और इस बिल को प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग में क्या हो रहा है, तो बिल एम्पावर्स द स्टेट पुलिस चीफ, मतलब जो स्टेट पुलिस चीफ होंगे ना, आईजी रैंक के, जैसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक के, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि कोऑर्डिनेट करना, और जो भी वहाँ जिस एरिया में ये लिंचिंग हुआ है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होगा कि कौन किया, किसने किया, उनको कहाँ से लेके आना है ऊपर, क्योंकि ऊपर से नॉन कॉग्निजेबल है, वारंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, बेलेबल भी नहीं है, तो सारा जो भी हैंडलिंग करना है वो आईजी के अंदर अच्छे से उनके देख रेख में होना चाहिए। उसके अलावा जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा, तो विक्टिम कॉम्पेंसेशन जो दिया जा रहा है वो राजस्थान विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के तहत दिया जाएगा। उसके अलावा कि राजस्थान में सबसे पहले हमारे देश में क्यों लाया गया, क्योंकि पिछले मतलब 2014 से पाया गया है कि 86% केसेस ऑफ जो मॉब लिंचिंग है वो राजस्थान में पाया गया है, 86% ऑल ओवर द इंडिया। तो इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, और ये सच में बाकी अच्छा स्टेप है। इनसे सीख के हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट्सों को भी लेके आना चाहिए ये बिल को, वो भी एक बड़े मायने में। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो हम ऑफकोर्स हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे। और ये क्यों था न्यूज में, क्योंकि ऑफकोर्स ये लैंडमार्क जो प्रोटेक्शन बिल है लैंडमार्क डिसीजन था, मतलब बिल था जो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। और इसमें क्या बोला गया है कि इस बिल के तहत स्ट्रेंथ किया जा रहा है, मतलब कंज्यूमर राइट्स जितने भी थे ना हमारे, जो भी हम लोग लेते, तो उनको पावर मतलब उनका जो भी ताकत है उनको बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे उसमें बिल में ऐसे क्लॉजेस डाला गया है। उसके अलावा जो रिड्रेसल होते हैं, बिल तो हम लोग कंप्लेन तो कर देते हैं पर कंप्लेन का सोल्यूशन आते आते बहुत टाइम लगता है या नहीं भी मिलता है, तो उन सबसे डील किया गया है इस बिल के तहत। अच्छा इस बिल का बैकग्राउंड अब देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड में इस तरह से जा रहा है कि जब ये जो है ये ई कॉमर्स जो होती है, जो फ्लिपकार्ट अमेजन जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चल रही है, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में अभी बहुत कम ही डिफरेंस रह गया है, तो ये सब चीज अब ई कॉमर्स को भी इस बिल में लाया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो सेलिब्रिटीज किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी च्यवनप्राश हो या किसी क्रीम का या डिओड्रेंट का, किसी भी चीज का अगर जो सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि हम उन सेलिब्रिटी को देख के खरीदते हैं सामान, ना कि उस सामान के जो ओनर है या कंपनी है उनको देख के खरीदते हैं। मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं। तो वो सेलिब्रिटी पे भी ये फॉल्स की मतलब ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड उनको भी एंडोर्स किया जाएगा इस बिल के तहत अगर कुछ एक्शन लिया जाए तो। उसके अलावा इस बिल में एक कंज्यूमर कोर्ट्स जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पे, ये तीनों लेवल पे ही कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं। आप किसी भी कोर्ट में आप बहुत लोग हमारे दोस्त लोग में से जानते भी होंगे। तो इस बिल में पर प्रपोज किया जा रहा है कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए का गठन किया जाएगा, और ताकि प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, एनफोर्स किया जा सके, मतलब कंज्यूमर राइट्स को एक अच्छे स्तर में अनफेयर मतलब ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो सके। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस ऐसे ऐसे रहते हैं कि ये जो कंज्यूमर से रिलेटेड आते हैं तो बहुत नेग्लेक्ट करते हैं सभी, और उसको नेग्लेक्ट करते करते काफी लोग तो जाना ही छोड़ देते हैं और उम्मीद ही नहीं रखते हैं। तो उन सब मायने को लेके ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए सीसीपीए का गठन किया जाए। उसके अलावा ये जो बिल है ये क्या प्रपोज करता है, और कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए एडवर्टाइजर के ऊपर भी जो इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, जैसा कि मीडिया मतलब एक तो सेलिब्रिटी का आपने देख लिया जो सेलिब्रिटी कर रहे हैं, उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जो कंपनी, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पर हाँ जो मीडिया है, जो मीडिया ये न्यूज लेके आ रहे हैं,
वो तो इनसे वंचित है, क्योंकि मीडिया का काम है न्यूट्रल रहना। उनको जो जैसा दिया जाएगा डेटा वो उस तरह का आउट करेंगे। अब उसमें क्या है, वो तो मेन एडवर्टाइजर को पकड़ना होगा, तो इसलिए एडवर्टाइजर को लिया गया है, पर मीडिया को यहाँ नहीं लिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं ना, ये सब की पॉइंट बन जाते हैं यूपीएससी के लिए। उसके बाद है सेलिब्रिटीज जो भी होंगे ना, जैसा पहले अभी मैंने बताया, सेलिब्रिटीज पे 10 लाख तक का फाइन हो सकता है अगर वो किसी भी बिना जाने सुने अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके अलावा अगर जो सेलिब्रिटी लगातार ऑफेंस कर रहे हैं, 10 लाख देके और ये इस तरह का कुछ एडवर्टाइजमेंट बिना जाने सुने कर रहे हैं, तो उनका 50 लाख से और 5 साल तक का जेल भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो बिल है, ये बिल क्या है, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट, मतलब उसको, इस बिल को रिप्लेस करके ये आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, प्रगति। प्रगति एक क्या है, ये प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये एक तरह से इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, और इसको हम पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाले सेक्शन में रखेंगे। क्यों पीएमओ में रखे, किसी गवर्नमेंट किसी मिनिस्ट्री के अंदर में क्यों नहीं रखे, क्योंकि पूरा का पूरा ये प्राइम मिनिस्टर जी के रेख देख में ही होता है। इसका एक्चुअली फंडा है, ये इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं ये मन की बात, उसी तरह का एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये मन की बात हम आम जनता के लिए वो करते हैं। और ये जो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, ये सारे जितने भी बिजनेस मतलब है बिजनेसमैन, या जितने भी कंपनीज या बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह इससे रिलेटेड है, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद वो इंटरैक्टिव करते हैं। तो क्या है, हम इसे अब अच्छे से जान लेते हैं। तो ये एक यूनिक इंटीग्रेटिंग इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा ये एम किया जाता है ताकि कॉमन मैन का जो भी प्रॉब्लम्स होना, जो भी बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसको एक एक करके डील किया जा सके, रिव्यू किया जा सके। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रोजेक्ट फ्लैग्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ही देखा जाता है इसमें। यूनिक फीचर्स भी है इस प्रगति के। वो क्या है कि डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है इस मतलब प्रगति के लिए, प्रगति को अच्छे से प्रावधान करने के लिए। क्योंकि अगर जो भी केरला में जो रह रहे हैं वो लोग भी चाहे तो डिजिटल मीडिया से कनेक्ट होकर प्रधानमंत्री के साथ प्रगति के प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो सबको डिस्कस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी के साथ। उसके अलावा ये जो प्रगति है, ये 3 टायर सिस्टम है। जैसे 3 टायर क्यों, पीएमओ जो मेन पेरेंट बॉडी हो गया, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स, तो ये लोग सब एक जगह मिलते हैं किसमें, इंटरैक्टिव प्रगति के माध्यम में। या तो वो लोग फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, और या नहीं तो वो लोग डिजिटली वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। जितने भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज हैं और जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज है, रेस्पेक्टिव मिनिस्टर्स के मिनिस्ट्री के, वो लोग एक साथ इकट्ठा होके उसके बाद ये एक अच्छा गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जितनी भी स्कीम्स वगैरह है उसको कैसे किया जा सके, उसको वो लोग देखते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर, विलेज वॉलंटियर सिस्टम, जिसे हम स्टेट सी न्यूज में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं ये भी अब जान लेते हैं, क्योंकि न्यूज में इसलिए बन गया क्योंकि आंध्र प्रदेश ने हाल ही में वार्ड एंड विलेज वॉलंटियर सिस्टम को लॉन्च किया। ये वार्ड एंड वॉलंटियर विलेज वॉलंटियर सिस्टम क्या है, देख लेते हैं। एक्चुअली इसे जो लाया गया था, इसलिए लाया गया था ताकि हम करप्शन फ्री डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, जितने भी वेलफेयर, देखिए हमारे पास हमारे भारत में गवर्नमेंटों के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कीम हैं, जिससे हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। स्पेशली जो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो बीपीएल लोग हैं, जो गरीब है और अल्पसंख्यक है, उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं। पर क्या हुआ कि बात यह है कि उन तक पहुंच नहीं पा रही है एक सारी स्कीम। तो आप तो अच्छे लेवल पे गवर्नमेंट दे रहे हैं, वहां से तो जा रहा है, बट जहाँ पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसके लिए आधार कार्ड से लेके बहुत सारे स्कीम्स लाया गया, बट फिर भी जाके एक सही मायने में पहुंच नहीं पा रही है। तो ये सब के लिए डोर टू डोर सर्विस पहुंच सके, इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्कीम लेके आया, सिस्टम लेके आया एक्चुअली, विलेज वॉलंटियर सिस्टम। इससे क्या होगा चलिए जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है, मेन फंडा ये लोग रखे हैं कि गवर्नेंस जो भी होंगे उनको डोर स्टेप तक लेके जाए, या जैसे आयुष्मान भारत हुआ, या कोई भी स्कीम्स होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके सिलेंडर से रिलेटेड पहल स्कीम, जो भी स्कीम हुए, वो एक एक घरों में जाके उनको बताना कि आपको ये सब मिल रहा है, आप ये चाहिए, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपको इजीली ये मिल जाएगा। क्योंकि इतने सारे स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा हर साल चलाया जाता है कि आसानी से किसी का भी बिना किसी के लोन या बिना किसी चीज के वो हो जाए, बट उनको
दूसरे ऑफिसेस में, दूसरे जगहों में क्या हो रहा है कि ऑफिस इस दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर करते करते वो लोग थक हार के जाना ही छोड़ देते हैं और बोलते हैं हम ऐसे ही ठीक है, हमें इस स्कीम्स की जरूरत नहीं है। बट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इस स्कीम के साथ, इस सिस्टम के साथ क्या कर रहा है, डोर स्टेप्स में पूरा मतलब हर घर में जाके ये चीज दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है अब वो भी देखते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2.8 लाख वॉलंटियर्स को आगे सबसे पहले अपॉइंट किया और उसके बाद सारे वॉलंटियर्स को बोल दिया कि आपका काम है डोर टू डोर विजिट करना, उनको सारे बेनिफिट्स के बारे में बताना और जो लोग जैसे जैसे एलिजिबल होंगे उनको उस तरह का चीज उनको मतलब बताना और उनके बाद उनका जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करने में उनको मदद करना। और वो जो वॉलंटियर्स होंगे उनको 5,000 पर मंथ भी मिलेंगे, तो वो आसानी से कर सकते हैं, किसी भी टाइम जाना है और उनको करना है। बशर्ते उनको बोल दिया जाएगा कि एक वॉलंटियर को 50 फैमिली किसी भी विलेज का लेना पड़ेगा, मतलब अपने विलेज का स्पेशली। अब आपके कोई भी XYZ विलेज है, उस विलेज का जो कोई नाम का एक लड़का या कोई भी पढ़ा लिखा लड़का होगा, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि 50 फैमिलीज को तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको उनका जितना भी रिलेटेड स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा है उनको बताना और उनको एक एक चीज सारे स्कीम्स का लाभ उठाने की में मदद करना। तो ये सारे चीज काम है और ये जो भी चीज लिया जाएगा, ये हर विलेज में एक विलेज सेक्रेटरीज होंगे, सेक्रेटेरिएट होगा, जो कि हर ये जो डिलीवरी गवर्नेंस, जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड जो काम होगा, जो ये वॉलंटियर रिपोर्ट करेंगे, उनको 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटा के अंदर, 3 दिन के अंदर ये सारा चीज जो भी जिस विलेज जिस भी फैमिली से रिलेटेड वो वॉलंटियर इशू लेके आएंगे उनको सॉल्व करके देना होगा, चाहे वो आयुष्मान भारत स्कीम से रिलेटेड हो या किसी भी जो भी उनके टॉयलेट बनाने से रिलेटेड होगा, आवास योजना के अंदर कुछ भी हो या किसी भी तरह का स्कीम्स हो, मेडिकल फैसिलिटी से लेके एजुकेशन से रिलेटेड, उनको 3 दिन के अंदर सॉल्व करके देना पड़ेगा विलेज सेक्रेटरीट के द्वारा। और ये काम कौन करवाएंगे, वॉलंटियर बीच में मीडिएटर बनेंगे और ये सोल्यूशन दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है और कोशिश करूंगा या कोशिश हमें भी होनी चाहिए कि हर स्टेट में इस तरह का कुछ आना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 ऑन कश्मीर, जो हाल ही में अभी आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। और क्योंकि ये टेम्पररी प्रोविजन था तो इसको हटा के अभी 370 को हटा के और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन चुका है। तो ये यूएनएससी रेजोल्यूशन के तहत हुआ है, तो हम इसे यूएन एंड इट्स बॉडीज में लिख रहे हैं। इसके साथ ही हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके आपको पता चलने वाला है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को भी दिखाने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ में कि क्यों था ये न्यूज़ में, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जी, उन्होंने क्या किया कि ये जो कश्मीर को जो स्क्रैप किया गया 370 आर्टिकल, तो उनको इलीगल बना बताते हुए वो चले गए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन 47 को उठाते हुए। तो ये रेजोल्यूशन 47 क्या है? तो रेजोल्यूशन 47 ये उस वक्त उठा था जब हमने मतलब इंडिया ने जो महाराजा हरि सिंह थे, उनसे हमने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेने के बाद 1947-48 की लड़ाई हुई थी और उस वक्त जब हम लोग ने जीत लिया था, और उसके बाद हमने ही उस वक्त, भारत ने ही गए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास और कहा था कि हमने ऐसा ऐसा ये इंस्ट्रूमेंट सॉरी एक्सेशन साइन किया है और हमें हरि सिंह जी ने ये अपने मन से दिया है, अपना पूरा बहुमत से दिया है, तो अब ये हमारा हुआ, तो आप इसका रिजॉल्व करिए क्योंकि पाकिस्तान हमारे ऊपर इस तरह से दबाव डाला जा रहा है। तो इस ये सब होने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल उस वक्त हम लोग गए थे रेजोल्यूशन 47 को देखते हुए। अब क्या हो रहा है, जब वापस से पाकिस्तान गया यूनाइटेड नेशन, तब हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल है, ये क्या किया, अपने परमानेंट मेंबर्स के साथ, जो P5 मेंबर है उसके साथ 6 नॉन परमानेंट मेंबर का टोटल टीम बनाया, मतलब टोटल हो गए 11। उसके बाद बोले कि ये पाकिस्तान कश्मीर इशू में आप लोग अपने राय विचार दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। तो वो लोग क्या डिसीजन दिए, तो उससे पहले देख लेते वो 6 कौन है। परमानेंट 5 तो आपको पता है और शायद बहुत हमारे दोस्त लोग अच्छे से जानते हैं ये परमानेंट 5 मेंबर्स के बारे में। तो जो अलग दूसरे जो 6 मेंबर्स है वो लोग कौन कौन थे, अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, सीरिया तक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीरिया भी है हमारे इस चीज में, और यूक्रेनियन, और उसके अलावा सोवियत, हमारी यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूक्रेनियन मतलब जो यूक्रेन जो कंट्री है। तो ये 6 कंट्री और 5 परमानेंट मेंबर ने मिलकर कुछ अपना राय विचार दिया इस कश्मीर इश्यू से रिलेटेड। तो हुआ क्या आखिर में यूएनएससी में ये इनका राय होने के बाद, तो उन्होंने बोला
कि आपको पीस एंड ऑर्डर वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा। दोनों गवर्नमेंट को कहा कि कश्मीर में वापस से पीस एंड ऑर्डर सबसे पहले रिस्टोर कीजिए। उसके अलावा एक प्लेबिसाइड करवाइए। प्लेबिसाइड और रेफरेंडम का डिफरेंस आप अच्छे से जानते होंगे शायद। मतलब एक तरह से आपको मतलब कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पे आराम से आप एक सभी जितने भी एक तरह से इलेक्शन नहीं हुआ ये आप वोट करवा दे ओरली या इस तरह का कि प्लेबिसाइड करवा रहे हैं सबको, क्या आप लोग का विचार है, आप इधर रहना चाहते हैं या मैंने कोई एक, या तो वन या तो टू, आपको कोई एक चीज चुनना होगा, या तो वन या तो टू। तो इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप लोग प्लेबिसाइड करवाइए। उसके बाद आप जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब होगा, डिसीजन लिया जाएगा, आप जो ये कमीशन है, ये सिक्योरिटी कमीशन, इसको आप अपने मतलब जो भी लिया जाएगा डिसीजन वो काउंसिल को मतलब सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म करते रहें कि आगे आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लेबिसाइड में क्या रिजल्ट आया और आगे आप किस तरह से वहाँ पे पीस का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद ये तो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बोला गया। बट इंडिया और पाकिस्तान ने भी अपना अपना कुछ राय विचार दिया कि नहीं हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। बट आखिर में ये हुआ कि दोनों ही कंट्री ने इस रेजोल्यूशन 47 को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बस वैसे कुछ खास हुआ नहीं, अब अपने अपनी हुआ क्योंकि उन दो इंडिया ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया ये हमारा इंटरनल मैटर है। बट फिर भी वो सिक्योरिटी काउंसिल में गए और आखिर में कुछ हुआ नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है बेसिक कंट्रीज। बेसिक, ये बेसिक वो बेसिक में मत चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है बेसिक कंट्रीज, इसलिए हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। इसमें एक्चुअली बेसिक का फुल फॉर्म हुआ ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और ये जो बेसिक टोटल कंट्रीज ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन ये चार कंट्रीज में बसते हैं। तो इसलिए ये बॉडी का बहुत ही महत्व है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो हुआ क्या इस न्यूज़ में किस लिए था, क्योंकि हाल ही में 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के इशू पे, जो कि ब्राजील में हुआ। और ये जो बेसिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉडी मैक्सिमम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही डिस्कशन करते हैं आपस में, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। तो ये लोग हमेशा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही बात करते हैं, क्योंकि ब्राजील के बारे में भी आप जान ही रहे हैं कि हाल ही में अमेजन फॉरेस्ट का क्या किस तरह से दुर्गति हो गई थी। उसके अलावा इंडिया, हमारे में भी पोल्यूशन से हम लोग कितने मतलब क्या हाल हो रही है, और चाइना में भी कुछ अच्छा हाल है ही नहीं। तो इसलिए ये सारे कंट्रीज अपना बनाए क्लाइमेट चेंज के इशू को डिस्कस करने और सारे सॉल्व करने मैटर में, क्योंकि 40% पॉपुलेशन यहाँ बसते हैं। तो इस ग्रुपिंग का मेन मकसद यही हुआ कि क्लाइमेट चेंज को कैसे फाइट करें। उसके अलावा ये तब हुआ था जब कोपेनहेगन अकॉर्ड जो रीच हुआ था, यूएस लेड ग्रुपिंग अकॉर्ड वाज हाउएवर नॉट लीगली बाइंडिंग। मतलब ये जो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सब में बाइंडिंग है, ये लीगली मतलब बाइंडिंग नहीं है। आप जो ले रहे हैं कोशिश किया जाएगा कि उसको पूरा किया जा सके। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन ये चार कंट्रीज मिलके होते हैं। ठीक है, तो आते हैं बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, जो कि है चाइनाज वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। तो इसीलिए ये चाइना से रिलेटेड है, तो हम इसे इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। ये तो क्यों था न्यूज़ में, क्योंकि हाल ही में हांगकांग, जो कि उसी का ही चाइना का ही पार्ट अभी तक तो मतलब देखा जा रहा है और आगे बन भी जाएगा। क्या हुआ कि 13वां ऐसा कंसेक्यूटिव वीक गया जहां पे हांगकांग के पब्लिक ने काफी प्रोटेस्ट किया चाइना के अगेंस्ट में, ये कहते हुए कि ये वन कंट्री जो टू सिस्टम चला रहे हैं ये सही नहीं हो रहा है। ये चाइना क्या कर रहे हैं, अपने वायलेट कर रहे हैं सारे पॉलिसी को, जो कि मतलब हांगकांग के जो ऑटोनॉमी है, मतलब उसके जो इंडिपेंडेंस है उसको ये भंग कर रहा है, मतलब उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ये जो भी चाइना अपने स्टेप्स लिया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया कि जो भी वहाँ पे चाइना में हांगकांग में एक्चुअली जो भी कोई कुछ इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और उनको अगर यदि जेल जाना हुआ तो उनको चाइना में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर ही केस का कार्रवाई होगी और उसके बाद उधर ही के जेल में उनको सारा सजा सुनाया जाएगा। तो हांगकांग में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको चाइना जाना पड़ रहा है, तो इसलिए वो करके इशू उठाए कि ये हमारे इंडिपेंडेंसी को हर्ट कर रहे हैं। अब कुछ इसके पॉलिसी से रिलेटेड अच्छे से जान लेते हैं कि है क्या आखिर। तो ये जो हांगकांग और मकाऊ, मैंने आपको कल ही एक मैप क्वेश्चन करवाया था इसी टॉपिक से रिलेटेड। हांगकांग और मकाऊ आसपास में थे और ये दोनों ही एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं कहाँ के, चाइना के। और जो दोनों ही पहले के टाइम में कॉलोनीज थे, मतलब एक ब्रिटेन के द्वारा और एक पोर्टुगीज के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटेन थे और उसी तरह से उनके दोनों एरिया में एक ब्रिटेन के कंट्रोल में था एक पोर्टुगीज के कंट्रोल में था। बट
ये चाइना के मेनलैंड के अंदर ही आते हैं। तो इसीलिए कुछ दिन बाद ये हुआ कि एक डेंग जियाओपिंग जो एक उन्होंने प्रपोज किया कि चाइना को यूनिफाई करने का, जैसे ताइवान मतलब टू यूनिफाई चाइना एंड ताइवान, मतलब ताइवान और चाइना जिस तरह से उन्होंने मतलब ये डेंग जियाओपिंग ने ये प्रस्ताव लाया कि चाइना और ताइवान को यूनिफाई किया जाए, क्योंकि ताइवान को भी आप देख पा रहे होंगे जैसे इंडिया और श्रीलंका है वैसे ही चाइना और ताइवान है। तो ताइवान को भी चाइना में लाने का वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको अपना वो चाइना वाले लोग ताइवान हांगकांग और ये सबको अपना ही पार्ट मानते हैं। तो हुआ क्या कि दिसंबर 1984 में चाइना और यूके दोनों ने साइन किया सीनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन इन बीजिंग, जो कि सेट किया ताकि हांगकांग का जितना भी मतलब ये जो गवर्नमेंटल सिस्टम ऑफ हांगकांग उसको वो अपने अंदर ऑटोनॉमी मतलब रहने नहीं दे, और 1997 में हांगकांग चाइना का पार्ट बन गया। सिमिलरली वो 1987 में क्या किए थे, चाइना एंड पोर्तुगल साइन जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ मकाओ, इन विच चाइना मेड सिमिलर प्रोमिसेस फॉर द रीजन ऑफ मकाओ आफ्टर इट वाज हैंडेड ओवर टू बीजिंग। मतलब उन्होंने ये चाइना ने ये कहा कि हम ये दोनों रीजन को देखभाल अच्छे से करेंगे, इनके सारे जो फाइनेंशियल से लेके इनके डिफेंस सब चीज हम देखेंगे, आप इसे हमें दे दीजिए, आप हैंड ओवर हमें कर दीजिए। तो ब्रिटेन ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया। पर अभी का ये सिचुएशन बन चुका है कि जैसे कि 97 में हांगकांग चला गया चाइनीज कंट्रोल में, 99 में मकाओ चला गया, उसका सॉवरेनिटी चला गया चाइना के पास। तो अब दोनों ही अब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कहलाता है। बट इसका जो डिफेंस और डिप्लोमेसी होगा वो अभी भी चाइना के हाथ में, बट उसका करेंसी और इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम ये होगा कहाँ, इनके पास। बट यही लीगल सिस्टम्स को चाइना ने अभी हाल ही में एक बिल पास किया, जिसके तहत कह दिया कि हांगकांग के जो वासी है लीगली अगर कुछ एक्टिविटीज होगा तो उनको चाइना जाना पड़ेगा, इसलिए वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पर ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो चला रहे हैं ये दो तीन चीज आइटम्स पे, हांगकांग और मकाओ, कहा जा रहा है कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 50 साल के लिए ही वैलिड है, 2047 और 2049 तक। उसके बाद आगे क्या होने वाला है अभी तक वो क्लियर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, इसे हम समिट वाले सेक्शन में लिखे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोऑपरेशन है। क्या है देख लेते हैं। हाल ही में इनका इंटरनेशनल डायलॉग जो है ना ये कोऑपरेशन का, न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जा रहा है इसीलिए क्योंकि नई दिल्ली में किया गया है। तो ये है क्या आखिर, तो ये जो ग्लोब है ना, ये ग्लोब, इस ग्लोब में आप हमेशा आप मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कहे गए हैं, और ये है भी, आप अगर गूगल मैप खोलेंगे तो आपको देख पाएंगे कि इक्वेटर के ऊपर में जितने भी कंट्रीज है ना, वो सारे मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इक्वेटर के ऊपर में है। इक्वेटर के नीचे जो है वो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज है मैक्सिमम। तो इसलिए कहा गया कि जो ऊपर मतलब कहते हैं इसलिए मतलब एक तरह से फेज की तरह तौर पे कि नॉर्थ ऊपर जो नॉर्दर्न कंट्रीज है नॉर्थन हेमिस्फीयर पे वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, और जो सदर्न कंट्रीज है वो सब अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है। इसीलिए जितने भी सदर्न कंट्रीज सदर्न कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज है वो लोग एक आपस में अपना टीम बनाए एक तरह से और कोऑपरेट करने के लिए एक साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, यहाँ 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 ये तीनों जगह जो है ये तीनों अपना कोऑपरेशन बनाए, अफ्रीका, एशिया और इधर साउथ अमेरिका, ये तीनों का अपना बनाए। और उसके बाद फिर एक ये लोग अपने डेवलपिंग से रिलेटेड मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल कल्चरल ये सब से रिलेटेड वो लोग अपना सारे चीज डिस्कशन करते हैं और आपस में ही कोलैबोरेट करके काम करना पसंद करते हैं। तो हाल ही में न्यू दिल्ली में इनका एक मीटिंग भी हुआ जो कि इंडिया में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस आईएनएफ ट्रीटी, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में लिखेंगे क्योंकि ये हो रहा है दो अलग अलग देशों में, बट ये दोनों ही देश हमें इंडिया के साथ काफी सारे मामले में जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे इंटरनेशनल रिलेशन में लिखेंगे। तो कंटेंट ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस डील से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। और ये क्यों विड्रॉ किया और ये डील क्या था, चलिए वो जानते हैं। ये जो डील था ये 1987 में लिया गया था, किस बेसिस पे, किस लिए, ताकि एलिमिनेट कर सके इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को। ठीक है, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। ठीक है, और ये ट्रीटी के तहत यूनाइटेड नेशन और यूएसएसआर एग्री किए ताकि एलिमिनेट करेंगे 3 साल तक, मतलब ये जो 500 मीटर से 5,500 किलोमीटर तक के रेंज के जितने भी मिसाइल्स वो लोग बना रहे थे उसको वो लोग डेवलप नहीं करेंगे, ना ही प्रोड्यूस करेंगे और ना ही डिप्लॉय करेंगे फ्यूचर में। बट हाल ही में यूएस ने ये इशू उठाया, डोनाल्ड ट्रंप जी ने,
कि जो रशिया है वो ये बिल को वायलेट कर रहा है और वो धीरे धीरे टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, जो कि 310 से 34,000 माइल्स तक का रेंज का है। तो इसीलिए ये बिल को ये वायलेट कर रहा है और मैं इस बिल को नहीं मानूंगा और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, और इसीलिए यूएस ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है वर्ल्ड स्किल्स कजान, जिसे हम समिट वाले सेक्शन में लिखेंगे। ये क्यों था? तो ये जो इसका हाल ही में 45th कंपटीशन, जो कि काजान एक जगह है रशिया में, वहाँ पे हेल्ड हुआ। और ये वहीं पे मतलब हर दूसरे साल में किया जाता है ऑर्गेनाइज। इसे वर्ल्ड लेवल का सबसे बड़ा ये वोकेशनल एजुकेशनल और स्किल एक्सेलेंस प्रोग्राम है, जो कि हर दूसरे साल में इस कजान बोल के एक जगह है रशिया में, वहां पे किया जाता है। तो हाल ही में अभी 45th मतलब 2019 में 45th नंबर था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये जो वर्ल्ड स्किल है, इसमें टोटल 79 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया भी इसका पार्ट है। उसके अलावा इसे फाउंड किया गया था कब? 1940 में। और उस वक्त जब फाउंड हुआ था, उस वक्त इसका नाम था इंटरनेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, IVTO। और इसमें जो इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो 2011 से वो स्टार्ट किए हैं और वो काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जिस जो कि है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये भी रशिया से ही रिलेटेड, आज काफी सारा रशिया से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है, तो चलिए डिस्कस करते रहते हैं। एक साथ और लिखेंगे तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होगा, कि रिकॉल करने में बहुत ज्यादा सुविधा होगा आपको। तो इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले मतलब सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या समिट वाले सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हाल ही में एज ए चीफ गेस्ट गए थे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो कि व्लादिवोस्तोक, जो कि रशिया के सबसे बहुत ही ईस्टर्न मोस्ट सिटी में आता है। वहाँ पे सितंबर 5 टीचर्स डे के दिन, समझ लें मतलब टीचर्स डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ विजिट किए थे। आप लोगों में से काफी लोगों को शायद याद भी होगा। तो ये एक्चुअली है क्या? ये मतलब प्रेसिडेंट ऑफ जो रशिया है व्लादिमीर पुतिन जी ने, इन्होंने 2015 में इससे लॉन्च किया था, ताकि उस एरिया को भी, मतलब ये बहुत ही ईस्टर्न एरिया में आता है, मतलब ये रशिया इतना बड़ा कंट्री है, उसका सबसे यहाँ पे आ रहा है। मैं इसके आपको मैप में भी दिखा के और अच्छे से समझा दूंगा। पहले हम स्टेटमेंट्स आगे इसके पढ़ लेते हैं। उसके अलावा तो क्या है, ये व्लादिवोस्तोक बहुत ही ईस्टर्न एरिया है, जहाँ पे बहुत कम कंट्रीज या बहुत कम कंपनीज जा रहे हैं वहाँ पे उसके डेवलपमेंट में, बट वहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो ये सब चीज़ को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के प्रेसिडेंट ने 2015 में ये फोरम को लॉन्च किया, स्टार्ट किया। तो मोदी जी भी इस बार गए एज अ फार ईस्ट पॉलिसी लेके, इसलिए हम इसको फार ईस्ट तरीके से भी जाएंगे, क्योंकि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो स्टार्ट कर दिए थे, अब हम फार ईस्ट पॉलिसी में भी ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। ये एक्चुअली है क्या? क्योंकि मैक्रो रीजन जो कि बॉर्डर, ये जो एरिया है ये बॉर्डर करता है दो ओशियंस को। उसके अलावा जो वो कौन कौन है, पैसिफिक और आर्कटिक। तो पैसिफिक और आर्कटिक से हम बहुत सारे मतलब मिनरल्स और बहुत सारी चीज को हम वहाँ पे निकाल सकते हैं, और बहुत ही रिसोर्सफुल है वो एरिया। उसके अलावा 5 कंट्री जो कि चाइना, जापान, मंगोलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और DPR के मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये सबको वो आसपास में ही करते हैं, ये एरिया बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम उस जगह में अगर कुछ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो ये आसपास में जितने लोग हैं सबको ये वहां से भी हम फायदा उठा सकते हैं, अगर हम वहां पे कुछ अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं तो। वहाँ पे जो रिसोर्सेस है, जैसे डायमंड्स की रिसोर्सेस, टैनरी मतलब स्टील वगैरह, बोरैक्स मटेरियल्स, 50 गोल्ड, उसके बाद फिर टंगस्टेन और फिश से लेकर सी फूड तक वहाँ पे बहुत ही अच्छे मायने में पाए जाती हैं, जिसका हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उस सारे रिसोर्स का इस फोरम के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो उससे पहले मैंने जैसे बोला मैप आपको दिखा दूंगा। तो ये रहा, ये व्लादिवोस्तोक एरिया, ये सारा रशियन कंट्रीज मतलब रशिया का एरिया है, यहाँ से सॉरी इस जगह से पूरा रशिया एरिया, और ये सबसे ईस्टर्न पार्ट रशिया का। ठीक है, और इधर वो किससे जुड़ा हुआ, इधर हो गया नॉर्थ कोरिया, इधर हो गया चाइना, उसके अलावा इधर जापान हो गया। तो ये सारे चीज यहाँ आसपास में है। तो ये पर ये इसको हम इंडिया के अगर कंपेयर करते हुए देखते हैं, तो ये हमारा प्यारा देश भारत, और इससे रिलेटेड हम अगर चाइना और ये क्रॉस करते हैं, हमको अगर जाना होगा बाय सी रूट, तो इधर से होते हुए हम यहाँ होते हुए हम यहाँ से जाते हैं, और ये आ गया व्लादिवोस्तोक। ठीक है, उसके अलावा जापान, जैसे मैंने बोला जापान हो गया, कोरिया हो गया इधर, उसके बाद मंगोलिया इस साइड हो गया, और यूनाइटेड स्टेट इस तरफ आपको मिल जाएगा, ये हो गया मतलब अलास्का एरिया, और ये हो गया रशिया। ठीक है, तो मैप को भी अच्छे से आप ध्यान देते रहिएगा, ये एग्जाम के टाइम में अचानक आपको क्लिक करेगा, क्योंकि आप एक दिन में अगर सोचेंगे मैप करना तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके किसी किसी एरिया को बेस मानते हुए उसको याद करते रहिए। तो स्पेशली आप इंडिया को बेस मानते हुए दूसरे एरिया को ध्यान देते रहिए, आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा।
तो अगला टॉपिक है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसे हम ये मैंने लिखना शायद भूल गया, इसे हम मतलब आरबीआई वाले सेक्शन में लिखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में इशू किया, मतलब क्या, 1 लाख करोड़ पार्शियल गारंटी स्कीम, जो कि एड्रेस करेगा लिक्विडिटी क्राइसिस, जो कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शायद आप जान रहे होंगे, वो लोग जो लोग बैंकिंग के डायरेक्टली नहीं है, मतलब जहाँ पे आप कैश डिपॉजिट या आप लोन लेना, मतलब कैश डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप फाइनेंशियल से रिलेटेड, मतलब आप लोन या कैपिटल मनी से रिलेटेड आप डील कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में आप कुछ जान लेते हैं। तो ये क्या था इस मतलब स्कीम के तहत में कि जितने भी आप यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये देखा कि जैसे आईएलएफएस क्राइसिस हुआ रिसेंटली, तो उससे एनबीएफसी और एचएफसी का हालत बहुत ही स्ट्रेस हो गया। तो इस सिचुएशन में इसको सुधारने के लिए इनके पास, आप सपोज करिए एनबीएफसी थे, उनके पास 2000 करोड़ रुपया है। अब वो 2000 करोड़ का इतना सारा उनके पास लोन्स है। अब वो लोन्स अगर यदि वो कल को वो सारे मतलब बैंकरप्ट हो जाते हैं, मतलब वो लोग देने में नाकामयाब रहते हैं, तो वो तो लॉस हो जाएगा और फिर से ये आईएलएफएस की तरह क्राइसिस हो जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा घाटा होगा पूरा हमारे इकोनॉमी में। तो इसीलिए उन्होंने क्या कि गवर्नमेंट ने ये काम किया कि ये 2000 की जगह में आप मतलब 1 लाख करोड़ तक का गवर्नमेंट ने ये निकाला, जो कि 6 महीने के अंदर किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि आप अपना 2000 करोड़ का ये अपना बॉन्ड निकालेंगे, और जो भी एक कोई भी सपोज करो एसबीआई है या कोई भी XYZ बैंक है, उसको ये 2000 रुपए का बॉन्ड को सेल कर दिया, जिससे इसके पास कैश आ जाएगा। क्योंकि अभी इनके पास कैश नहीं है, कैश क्रंच हो चुकी है और ये लोन देने के लिए रेडी है, बट इनके पास कैश नहीं है। तो ये कैश लेंगे, वो अपना 2000 का बॉन्ड 2000 करोड़ का बॉन्ड दे देंगे बैंक को, वहां से ये कैश ले लेंगे। और ये जो अपने वो जो लाइबिलिटीज थी जिसको वो उन्होंने बैंक को दिया, ये बैंक क्यों लेंगे? ये बैंक इसलिए लेंगे क्योंकि वहां से भी ये प्रॉफिट खा सकते हैं, प्रॉफिट आ सकते हैं उनको। और बैंक का इसमें रिस्क फैक्टर इसलिए कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 10% तक का छूट दिया। बोला अगर यदि आप 100 करोड़ रुपया ले रहे हैं, कोई भी बैंक अगर 100 करोड़ रुपया ले रहा है, और वहां पे देखा गया फ्यूचर में कि उनको 5% का लॉस हुआ, तो अगर 5% का किसी एसबीआई, सपोज करो वो 100 करोड़ का एसेट किसी से खरीद लिया, 100 करोड़ का उसका लोन किसी एनबीएफसी से खरीदा, तो अगर फ्यूचर में उनको 5% का अगर लॉस होता है, तो वो 5% गवर्नमेंट पे करेंगे, बैंक को नहीं करना पड़ेगा। 10% भी लॉस हुआ तो गवर्नमेंट पे करेगा, बैंक को नहीं करना होगा। अगर 15% लॉस होता है, तो 10% गवर्नमेंट करेगी, 5% बैंक को करना पड़ेगा। तो ये सब चीज मतलब गवर्नमेंट में लेके आया, ताकि हम ये जो आईएलएफएस जैसा क्राइसिस हुआ था, ये हम एनबीएफसी को वहां से मुक्त कर सके, वहां से उसको पुल आउट कर सके और उनको अच्छे से बूम कर सके, ताकि वो और ज्यादा बैंकिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा एक चीज मैंडेटरी रखा गया कि एनबीएफसी जो है उनको आरबी वो उनके लिए ही ये लागू होगा जो आरबीआई से रजिस्टर्ड होंगे। ये सारे एनबीएफसी या एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सारे उनको ही होगा जो आरबीआई से लिंक्ड हो। इसके अलावा इनको मैंडेट किया जाए कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं, ये एक एक मतलब एक मिनिमम कैटेगरी, मिनिमम रेगुलेटरी के बिलो ही हो, तभी जाके उनको दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि टाइम रिलीज स्टडी, टीआरएस, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। ये क्यों था न्यूज में? क्योंकि द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आते हैं, उन्होंने एक कंडक्ट किया पहला टाइम रिलीज स्टडी। वो क्या था? ताकि फास्टर मूवमेंट ऑफ कार्गो, जो कि कार्गो का जो मूवमेंट होता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो हम ट्रैक कर सके, और वो बॉर्डर्स और ट्रेडर्स के बीच में हम अच्छे से टैली करते हुए देखें कि आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है या कहाँ पे जल्दी जा रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करेगा एनुअल बेसिस ड्यूरिंग द सेम पीरियड एवरी ईयर देयर आफ्टर। ठीक है, अब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो मतलब टीआरएस है, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO टाइम रिलीज स्टडी के द्वारा मतलब सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ टूल टू मेजर एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड। मतलब ये जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये टाइम रिलीज स्टडी को सबसे पहले लाया था, ताकि वर्ल्ड लेवल पे इसे मेजर कर सके एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन को, जो भी लॉजिस्टिक में होती है। तो इसी कंसेप्ट को हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, उन्होंने भी ये टाइम रिलीज स्टडी करने का शुरू किया हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री के अंदर। और ये जो WCO-TRS है, वो स्पेसिफिकली रेफरेंस होता है आर्टिकल 7.6 WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, TFA के तहत। मैंने इस जो WTO से जो सारे जितने भी कंट्रीज है ट्रेड से रिलेटेड जो एग्रीमेंट साइन किए हैं,
उसी के तहत में ये टाइम रिलीज स्टडी किया जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि हम अलग से ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, उन्हीं की उसी के तहत था, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड हम जब करते हैं तो साइन किया करते हैं, तो उसी से मतलब सेक्शन जो एक्ट आर्टिकल 7.6 है उसको यूज करते हुए ये चीज हम लोग कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन तो कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, और हमारे डिपार्टमेंट रेवेन्यू ने भी इसे अपना शुरू कर दिया है। अगला टॉपिक हुआ कैंपेन अंगीकार। इसे हम अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री में लिखने वाले हैं। क्यों लिख रहे हैं तो चलिए जानते हैं। ये हाल ही में क्या हुआ, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर ये जो भी कुछ दिया जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ, एक कैंपेन इन्होंने मतलब लॉन्च किया गया अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि मैनेजमेंट को चेंज किया जाए। जैसे और इसे स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 2019। क्यों? क्योंकि ये 150वीं गांधी जी की जयंती थी, और इसको ये एक तरह से कैंपेन को इनिशिएट किया गया था इस वक्त पर। इसे जो फेज को क्यूलिमिनेट किया जाएगा ह्यूमन राइट्स डे, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, उस दिन इसे एंड करके इसे देखा जाएगा कि क्या हुआ, लाभ हुआ ये जो कैंपेन चलाया गया है इसका। इसमें क्या क्या हुआ जाएगा, ये लॉन्च किया गया है सोशल बिहेवियर चेंज, और फोकस किया जाएगा इशू मतलब वाटर एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से किया जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, ट्री प्लांटेशन, सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड इस तरह का मतलब बिहेवियरल चेंज जो हो रहा है ना वो सबको ध्यान देते हुए। उसके अलावा ये जो ट्रेड टारगेट ग्रुप इसमें होगा स्पेशली, वो क्या होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि अर्बन एरियाज में है। उसके अलावा किसमें, थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड आईईसी एक्टिविटीज। ठीक है। उसके अलावा ये डोर टू डोर एक्टिविटीज होगी वार्ड सिटी लेवल इवेंट्स में। ठीक है, डोर टू डोर एक्टिविटीज मतलब हर अर्बन बॉडीज के मतलब अर्बन जो भी एरिया है वहाँ पे ये एज अ मतलब, क्योंकि आज ऐसे भी आप देख रहे होंगे बहुत लोग जो टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, तो वो बिहेवियरल की वजह से वो लोग कितने लोग तो जा नहीं पा रहे, यूज नहीं करना चाह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बिहेवियरल चेंज लाना। तो ये जो कैंपेन अंगीकार है, इसकी मदद से हम एक बिहेवियरल चेंज लाने में कोशिश कर सकते हैं, और ये किया भी गया है 2 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक में, और सफल भी हुआ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। गवर्नमेंट टू लॉन्च ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स, जो कि एक ऐप है टू एड फार्मर्स। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में लिखा होगा। और ये क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे ऊबर एप्लीकेशन तो हमारे काफी सारे दोस्त लोग यूज करते ही होंगे, तो ये अब ट्रैक्टर्स के तौर पे भी आ गया, ट्रैक्टर्स के लिए भी आ गया, कि अगर किसी को ट्रैक्टर, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो ट्रैक्टर खरीद सके, बट गवर्नमेंट ने उनके लिए लाया है। जिस तरह से हम लोग कैब जब हम चाहें तभी, हमारे पास टैक्सी कार नहीं है चलाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, बट हम ऊबर एप्लीकेशन की मदद से कार को आराम से बुक कर सकते हैं, और जहाँ जाना हम एक जा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ हमारी ही कार हुआ, हमने ड्राइवर को जस्ट अपॉइंट किया, बुलाया और आ गया। तो उसी तरह से ट्रैक्टर के लिए भी होगा कि ऊबर की तरह ही यूज होगा। और ये जो ऐप है ये करेगा हायर ट्रैक्टर करने में, रोटोवेटर को हायर करने में। उसके अलावा अदर फार्म रिलेटेड मशीनरी, जो भी और भी मशीनरी होती है ना फार्मिंग से रिलेटेड, वो सबको रेंट और फ्लेक्सिबल टेन्योर्स हमको शो कराया जाएगा इस ऊबर के एप्लीकेशन में। इससे क्या होगा, कटिंग एज ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये हर घर में इजीली पहुंचा सकेंगे हम। और इसके साथ ही एफिशिएंट वर्क जो फार्मर्स का है ना, वो किया जाएगा कस्टमर हायरिंग सेंटर, जैसे कि यूबर कनेक्ट्स पैसेंजर्स टू कैब्स। मतलब कस्टमर हायरिंग सेंटर एक होंगे, एक किसी भी 5 या 50 मतलब किलोमीटर के दायरे में, वो 5 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे या एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग उसे बुक करेंगे, और उसके बाद उस एरिया में जाएंगे और वहाँ से हम कैब को मंगवाएंगे। उसके अलावा ये जो ऐप है ये रेटिंग सिस्टम पे भी डिफाइन किया गया है, ताकि रेट हम दे सके। जब तक आप किसी चीज को फीडबैक नहीं करेंगे तब तक कैसे करके वो उस ऐप को और अच्छे से बना सकेगा। तो इसलिए फीडबैक भी इसमें दिया गया है, फीडबैक का अच्छा प्रावधान दिया हुआ है, ताकि जितना ज्यादा फीडबैक आपको यूबर एप्लीकेशन को दे, और वापस उसके बिहाफ में आप उतना ही अच्छा आप रिजल्ट और उसका सर्विस पा सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, जितने जरूर हमारे जो दोस्त हैं जिनको ये सारी चीज़ ज़रूरत है पर उन तक पहुँच नहीं पा रही है, और अगर किसी जगह में सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको जल्द से जल्द सुधार करके वापस आपके लिए और अच्छा से अच्छा बना के लाऊंगा वीडियोज़ को। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।